मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 66% होता है। थैलेमस बाहरी आभास कराता है, गर्मी सर्दी का हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क का भाग है कार्पोरा, देखने सुनने के काम आता है। और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क आते हैं। निम्न में से अग्र मस्तिष्क का प्रकार कौन सा नहीं है? सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का प्रकार है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के प्रकार हैं। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसको कहते हैं क्रेनियम। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 66% होता है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का। मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका आशय है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका आशय है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मेनिंजीज में संक्रमण से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजीज में संक्रमण से मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क मुख्य रूप से किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है। मस्तिष्क मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका से बना होता है। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? थैलेमस से। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति थैलेमस हिस्से से होती है। थैलेमस से सर्दी गर्मी दर्द बाहरी आभास भी होता है। सर्दी गर्मी दर्द बाहरी आभास थैलेमस द्वारा होता है। ध्वनि की संवेदना मानक मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम करता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम करता है। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? थैलेमस से प्राप्त होती है। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना थैलेमस से प्राप्त होती है। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अंदर के सारे काम हाइपोथैलेमस करता है। तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ऊपर कितनी परत होती है? 3 परत होती है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ऊपर 3 परत होती है, ड्यूरामेटर, अर्केनाइड और पायमेटर। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्राव करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्राव करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। निकोटीन मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन लाता है? निकोटीन मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन। निकोटीन मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन लाता है।
मानव शरीर में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर में नींद चक्र को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम। जन्म के बाद ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका में। जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? मज्जा से। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से निकलती है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से निकलती है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 12 जोड़ी निकलती है। 12 जोड़ी, सॉरी, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है। 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मेरुदंड से निकलती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सोचने के लिए। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सोचने के लिए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार में होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में होती है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। रोंगटे खड़े होना, मुंह सूखना अनुकंपी तंत्रिका से होता है। हृदय की धड़कन की गति भी अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। मानव शरीर में वे नियंत्रण कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान विनियमित करते हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान का विनियमन करते हैं। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें गुहाएं कहते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी गुहाएं होती है? 4 गुहाएं होती है। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें गुहाएं कहते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल 4 गुहाएं होती हैं। सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिबेलम और मेडुला पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा है। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। मेरुरज्जु की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का वो भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र केशरुक रज्जु में है। केशरुक रज्जु में। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है। हार्मोन एंड ग्लैंड्स। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है।
आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? एक शर्करा है, एक एमिनो अम्ल है, एक एस्टर है या एक पेप्टाइड है? एक एमिनो अम्ल है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह आधार उपापचयी दर को बढ़ाता है। इसकी कमी व अधिकता से हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड रोग हो जाते हैं। यह टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न होता है जो आयोडीन के सहसंयोजक रूप से बंधे हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कार्पस लूटियम, गर्भाशय। एस्ट्रोजन पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। स्त्रियों में अंडाशयों की पुटिका द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन यौन लक्षणों को प्रेरित करता है जिससे जनन क्षमता में वृद्धि होने लगती है। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या प्रोलैक्टिन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है। पुरुषों में वृषण से निकलने वाला हार्मोन है जो यौन आचरण को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन T4 तथा ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायरॉइड प्रेरक हार्मोन नॉरएड्रेनालिन, कैल्सिटोनिन, गोनेड्रोपिक हार्मोन कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। थायरॉइड ग्रंथि में पृष्ठ सतह पर धसी पैराथायरॉइड ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह द्वारा निर्मित होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों द्वारा कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। गल ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना या उपापचय का नियंत्रण या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। थायराइड का कार्य है उपापचय का नियंत्रण करना। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ADH, HPL, HCG या ऑक्सीटोसिन? HCG का। गर्भधारण की स्थिति में HCG ह्यूमन कोरियोजिक गोनेडोट्रोपिन की उपस्थिति से गर्भावस्था का पता लगाया जाता है। HCG हार्मोन गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। हार्मोन व उनके कार्य को सुमेलित कीजिए। वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन भी कहते हैं। जब शरीर तनाव जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेनिन। रिलैक्सिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। यह हार्मोन गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम व गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। रिलैक्सिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय या पैनक्रियाज। इसमें दो तरह का स्राव अंतः एवं बहिस्राव होता है। इन्हीं में बिखरी हुई
असंख्य सूक्ष्म अंतःस्राव ग्रंथियों का समूह लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है। यह अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा कोशिका से बनी है। वृषण तथा अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गुच्छ कोष्ठक कोशिका, पुटक कोशिकाएं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं या आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं। आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं। अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन। मधुमेह रोग में अपर्याप्त मात्रा में बनते हैं। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेनिन और एफ या पीपी कोशिका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, लाल ग्रंथि, यकृत या लेक्राइमल। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कपाल की स्फिनाइड हड्डी के सेला टर्सिका में स्थित। इसमें एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच तथा एमएसएच हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? कोर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। एड्रेनलिन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ह्यूमन इंसुलिन है जन्मजात रोग, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन, एक संक्रामक रोग या एक एंजाइम? ह्यूमन इंसुलिन है आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या ये सभी? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रीटिन, एड्रिनल। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी के द्वारा होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है यकृत में, थायराइड में, अग्नाशय में या छोटी आंत में? अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण अग्नाशय में होता है। एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है। एड्रिनल ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि कहते हैं। एस साल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि कहते हैं। सॉल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है हाइपोथैलेमस। पोन्स, समुद्री घोड़ा या मज्जा? हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं या लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। यह जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। इसको तीसरी आँख भी कहते हैं। यह
प्रकाश से प्रभावित होती हैं। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती हैं। उम्र के साथ छोटी होने वाली ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तीसरी आंख भी कहते हैं। प्रकाश से प्रभावित होती है। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। उम्र के साथ छोटी होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम? जस्ता। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, पिट्यूटरी, आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी है। पित्त का स्त्रावण, एमिनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार, विषैले पदार्थों से विषहरण इत्यादि। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है? एलिसा टेस्ट, डेनिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या बारफोर्ड टेस्ट? एक मधुमेह रोगी में बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। बीटा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं या बर्सा कोशिकाएं? गोबलेट कोशिकाएं आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। सरल स्तंभाकार होती हैं, जो उपकला कोशिकाओं के आकार की होती हैं, जो जेल बनाने वाली म्यूकिन को स्रावित करती हैं। गोबलेट कोशिकाएं। भोजन में आयोडीन की कमी से जनित होता है स्थूलता, रक्तक्षीणता, रिकेट्स या घेंघा? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिससे गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली व हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं, एफएसएच और एलएच। मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं, एफएसएच और एलएच। ये दोनों आतर्व चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। एफएसएच और एलएच मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं। क्रिया हार्मोन को सुमेलित कीजिए। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है ग्लूकागोन। रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है पैराथॉर्मोन। शरीर की जैविक नियतकालिकता को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। शरीर की जैविक नियतकालिका को नियंत्रित करता है। और जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लाल ग्रंथि? लीवर। स्तंभ 1 में दिए गए हार्मोन तथा 2 में दिए गए अंतःस्रावी कोशिकाओं का मिलान कीजिए। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि?
अग्नाशय या पाचक ग्रंथि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि है जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सोने जागने से संबंधित चक्र नियमित रखे जाते हैं प्रोजेस्टेरोन द्वारा, मेलाटोनिन द्वारा। मेलाटोनिन द्वारा सोने जागने से संबंधित चक्र नियमित रखे जाते हैं मेलाटोनिन द्वारा। पीनियल ग्रंथि के संबंध में गलत कथन चुनिए। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करता है, मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है, मासिक चक्र वर्णकता में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। पीनियल ग्रंथि ऑक्सीटोसिन के कार्यों का चयन कीजिए। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी कोशिकाओं का संकुचन करता है और दुग्ध निष्कासन का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी कोशिकाओं का संकुचन और दुग्ध निष्कासन। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख में होती है। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सी रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? ग्लूकेगॉन, वृद्धिकर हार्मोन, परावटू हार्मोन, थायरॉक्सिन। परावटू हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। परावटू हार्मोन। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनलिन गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। फेरोमोन्स। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड, प्रोलैक्टिन पीयूष, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या थायरोनिन ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है थायरोनिन ग्रंथि से। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्रिन, साइटोसिन। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति से होता है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जो हल्के पीले रंग का होता है। इसी के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है, जबकि भैंस के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में कैरोटीन, भैंस के दूध में कैसीन। कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद में भिंडी फल है। भिंडी एक शुष्क फल है जिसका वैज्ञानिक नाम एबिलमोस्चूस एस्क्युलेंटस है। शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर आदि जड़ हैं, जबकि शकरकंद प्याज, आलू, हल्दी, अदरक आदि तना है।
एंथाफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का। एंथाफोबिया पुष्पों का डर है। पुष्पों के अध्ययन को एथोलॉजी कहते हैं। फोबिया का मतलब किसी चीज़ के डर या भय से होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, क्लाउस्ट्रोफोबिया भीड़ भरे स्थानों से डर और पुष्पों का फोबिया एंथोफोबिया। लौंग लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है पुष्पकलिका से। लौंग पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। यह एक वृक्ष है जिसके आकर्षक लाल फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी, अदरक, केला, फर्न, आलू, प्याज, लहसुन आदि भूमिगत तने के उदाहरण हैं। हल्दी का नाम है, वानस्पतिक नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल एक कोशिकीय परजीवी पौधा है जो बहुत विनाशकारी बेल है, जो अपने पोषक पौधों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है, जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है। कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सरसों का। सफ़ेद कीट सरसों का एक महत्वपूर्ण रोग है। कवक रोग है। इस रोग का जनक एल्बुगो कैंडिडा है। यह कवक सरसों को खराब करता है। यह रोग राई सरसों में अधिक देखने को मिलता है। सरसों के अन्य रोग हैं अंगमारी रोग, तुला सीता रोग, तना सड़न रोग और छाछिया रोग। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह कहलाता है प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है। फलों का खाने योग्य भाग। सिंहाड़ा, बीज, आम में मध्यफल भित्ति, नारियल, भ्रूणपोष, नाशपाती, मांसल पुष्पासन, हल्दी व आलू, तना, शहतूत, परिदल पुंज, सुपारी, भ्रूणपोष, अनार, रसदार बीज चोल, लौंग, पुष्पकलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? शक्करकंद। शक्करकंद एक जड़ है। निम्न में से कौन सी सब्जी मूल अर्थात जड़ नहीं है? आलू। आलू एक तना है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। मकड़ी की 8 टांगें होती हैं। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? कच्चे फूलों का दूध। अफीम के कच्चे फलों का दूध, अफीम के पौधे के कच्चे फलों का दूध औषधीय महत्व का है। अफीम के पौधे पेपावर सोमनिफेरम के कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है। वही दूध सूखकर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। फलों का खाने योग्य भाग। सिंगाड़ा, बीज, आम मध्यफल भित्ति, नारियल में भ्रूणपोष, नाशपत्ती में मांसल पुष्पासन, हल्दी व आलू का तना, शहतूत, परिदल पुंज, सुपारी, भ्रूणपोष, अनार, रसदार बीज चोल, लौंग में पुष्पकलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? शकरकंद एक जड़ है।
निम्न में से कौन सी सब्जी मूल अर्थात जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। अफीम के पौधे को कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? कच्चे फलों का दूध है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। काला कीट रोग गेहूं में होता है। रेड रोट रोग गन्ना में होता है। श्वेत कीट रोग राई में होता है। और श्वेत कीट राई और सरसों के प्रमुख रोग हैं। काला कीट गेहूं में होता है, रेड रोट गन्ना में होता है और टिक्का रोग मूंगफली में होता है। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। हेम्प। गांजे के पौधे का वानस्पतिक नाम कैनाबिस सैटिवा है। कैनाबिस के पौधे से गांजा, चरस, भांग जो मादक और चिकित्सोपयोगी द्रव्य तथा फल, बीज तेल और हेम्प प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? मशरूम है। मशरूम एक परजीवी पौधा है या मृतजीवी पौधा है जो अपना भरण पोषण मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पतियों से करते हैं। उनको पूर्तिजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण मशरूम कवक पर निर्भर करता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली नसों पर असर करता है। इससे जलन और गर्मी का एहसास होता है। निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? कुनैन। कुनैन पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। टर्मिनेलिया अर्जुन वृक्ष एवं सदाबहार पादप सिनकोना की छाल मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रभावी होती है, जिसे कुनैन या क्विनिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? सिनकोना वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? गलफड़ा से। गलफड़ों से श्वास लेती है। मछली में फेफड़े के स्थान में गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से यह जल में रहकर ही उसके अंदर की हवा खींचकर सांस लेती है। रेशम बना होता है फिब्रोइन प्रोटीन से। रेशम फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट शहतूत के पन्नों पर अंडे देते हैं। अंडे से झिल्ली लार्वा निकलता है जो शहतूत की पत्तियां खाकर इंस्टार लार्वा में बदल जाता है। इससे रेशम ग्रंथियां बन जाती है जिससे तरल पदार्थ की धारा निकलती है जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती है जिसमें फिब्रोइन प्रोटीन होता है। फिब्रोइन प्रोटीन रेशम बना होता है फिब्रोइन प्रोटीन से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री होता है? प्याज। सरसों, नींबू, आलू, प्याज में से प्याज एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री पौधे हैं घास, गन्ना, घास, अनाज, केला, खजूर, नारियल, प्याज, लिली तथा आर्किड। द्विबीजपत्री पौधे हैं काष्ठीय वृक्ष, दालें तथा अधिकांश फल, सब्जियां, मसाले, पेय पदार्थ देने वाली फसलें तथा सजावटी पौधे। किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? सर्पगंधा का। सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है रेशम। जंतु से प्राप्त रेशा रेशम। जंतु से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं जैसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम। कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। कपास प्राप्त होता है बीज से। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? केंचुए को, क्योंकि यह मृदा को उपजाऊ तथा पौधे के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। यह एनीलिडा फाइलम का एक प्राणी है। केंचुआ। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है।
मशरूम क्या है? कवक है। दालीचीन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। दालीचीन पादप के छाल से प्राप्त होती है। यह लारेसी परिवार का है। इसकी छाल मसाले के की तरह प्रयोग होती है। दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। रेशम के कीट का एक रोग है पेब्रिन रोग। पेब्रिन रोग रेशम के कीट का एक रोग है। रेशम के कीट के रोगों में ग्रासेरी, फ्लेचरी, मस्कर डायन एवं पेब्रिन आदि प्रमुख है। रेशम के कीट के रोगों में ग्रासेरी, फ्लेचरी, मस्कर डाइन एवं पेब्रिन आदि प्रमुख है। एपिसिंडिका है एक मधुमक्खी। एपिसिंडिका एक मधुमक्खी है। एपिसिंडिका एक मधुमक्खी है। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? जड़ से। पौधों में भूमि के नीचे जड़ से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है। पौधों में जड़ बहुत सारी सहायक जड़ों में बटी होती है जिन्हें जड़तंत्र कहा जाता है, जो मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती है। यह पौधे के पोषण के लिए खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। दो प्रकार की होती है, मूसलाधार जड़, रेशेदार जड़। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमिन। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमिन। हल्दी में उड़नशील तेल 5.8%, प्रोटीन 6.3%, द्रव्य 5.1%, खनिज द्रव्य 3.5%, कार्बोहाइड्रेट 68.4% के अतिरिक्त करक्यूमिन नामक पीत रंजक द्रव्य विटामिन ए पाए जाते हैं। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है। बाजार के अचार, टमाटर सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। बाजार के अचार, टमाटर सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। मच्छर किस संघ के जंतु हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के। आर्थ्रोपोडा समूह के जंतु हैं मच्छर। जीवाणु नीली हरी शैवाल किस जगत में सम्मिलित है? मोनेरा जगत में। जीवाणु और नीली हरी शैवाल मोनेरा जगत में सम्मिलित हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक से बनाए रखते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसमें स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु आते हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं फल। निषेचन के पश्चात एक विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है विषम युग्मन। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति विषम युग्मन कहलाती है। कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा प्राणी में। जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। यदि एक ही जनक से जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह मुकुलन तथा द्विखंडन विधियों द्वारा होता है। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है मुकुलन। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है मुकुलन। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। अधिकांश यीस्ट मुकुलन नामक
असम्मित विभाजन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन एक वर्णक है जो फलों और सब्जियों को लाल रंग टमाटर व तरबूज देता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक गुण होते हैं। एंथोसाइनिन एक पानी में घुलनशील वर्णक है जो बैंगनी, लाल और नीला रंग देता है। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है समजातता। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता है समजातता। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20-30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें 20-30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स कीटों से स्रावित या उत्सर्जित रासायनिक कारक हैं। अपने विपरीत लिंग वाले कीट को संभोग हेतु आकर्षित करने के लिए कीट इस रसायन का उत्सर्जन करते हैं। आजकल कृषि को कीटों से बचाने हेतु फिरोमोन्स विद्या की मदद ली जाती है, जिसे सामान्यतः फिरोमोन्स ट्रैप भी कहते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से प्राप्त होती है। मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा होती है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है। मॉर्फिन भी मादक पदार्थों की एक श्रेणी से संबंधित है और नियमित रूप से मॉर्फिन के सेवन से एक लत लग जाती है। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनीफेरम से। अफीम प्राप्त होती है पेपावर सोमनीफेरम से। निम्न में से एक पादपों में अर्बुद क्राउन गॉल बनने का कारण है। अर्बुद बनने का कारण है नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। सहजीवी जीवाणु कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियों में मिलते हैं। इससे जीवाणु तथा पौधे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है। क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम विट्रिस जीवाणु के कारण होता है। बनने का कारण है नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु।